नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 3 की। तो लेक्चर नंबर 2 तक आपने बेसिक इंट्रोडक्शंस, बहुत सारे टर्म्स के बारे में आप सीख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक डायपोल से। तो टर्म मैग्नेटिक डायपोल क्या कहता है ये? ए मैग्नेटिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स। ये एक इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा जहां पर आपको दो मैग्नेटिक पोल्स होने ही चाहिए जो इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के हों, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के हों, और उनके बीच जो सेपरेशन हो, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेशन जो हो वो एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ वो सेपरेट किया हुआ हो। जैसे एग्जांपल में आपका ये बार मैग्नेट हो गया, कंपास नीडल हो गया, इटीसी, है ना। बार मैग्नेट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बार मैग्नेट होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ इक्वल एंड अपोजिट, नॉर्थ पोल वाले को +m और साउथ पोल वाले को -m पोल स्ट्रेंथ से हम लोग डिनोट करते हैं। दोनों पोल के बीच की जो दूरी होगी जिसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, वो क्या हो गया 2l। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट करके रखा जाता था। यहाँ भी इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ वाले पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट करके रखा जाएगा। वही हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल, जैसा कि बार मैग्नेट, कंपास नीडल में अरेंजमेंट रहता है इस तरह का। चलिए, तो पोल स्ट्रेंथ की बात आती है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। होता क्या है, बिल्कुल जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव इक्विवेलेंट एनालोगस इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी आपको यहाँ इक्वल एनालोगस मिल जाएगा। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रोल है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ का वो रोल चलाता है, विच इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। तो एक बार फिर से, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज जो रोल निभाता है आपको इलेक्ट्रोस्टैट में, उसी तरह से आपको पोल स्ट्रेंथ वही रोल निभाता है मैग्नेटिज्म में। बिल्कुल एक दूसरे के एनालोगस है, सिमिलर है। ठीक है, अब इसकी सिमिलरिटी के लिए हम लोग फार्मूला भी पहले भी लिख चुके हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए देखिएगा तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स के लिए देखिएगा तो यही पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इस तरह की बात आ जाएगी। दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को देखिएगा तो 1/4πε0, और उसके बाद Q1 Q2/r² होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है यहाँ कूलम्ब्स लॉ में, कांस्टेंट अलग हो गया, μ0/4π, और यहाँ m1 m2/r² हो जाता है। Q1 के जगह m1, Q2 के जगह m2। तो यही सब क्या हुआ, एनालोगस हो गया। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के एनालोगस आपको यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आ जाता है इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसलिए आप कहेंगे लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव इक्विवेलेंट एनालोगस इन मैग्नेटिज्म which is known as pole strength. Okay, pole strength can be defined as the strength of a magnetic dipole. आप इस तरह से कह सकते हैं, pole strength नाम में ही अपना pole strength, इसका मतलब किसका strength, strength of a magnetic dipole। और किस काम में आती है ये strength, तो to attract magnetic materials towards itself। मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में ये स्ट्रेंथ जो होता है वो काम आता है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा आप कहेंगे पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हुआ। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन सब हुए, तो फेरस, कोबाल्ट, निकेल, उसके ओर्स, उसके एल्वाइज, ये सब हो गए। पोल स्ट्रेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर। ये याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होगा। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स का अगर आप देखो पोल स्ट्रेंथ आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय, नॉर्थ के लिए है तो +m, साउथ के लिए होगा तो -m। ये कन्वेंशन है कि आपको नॉर्थ के लिए +m से और साउथ के लिए -m से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको कैपिटल M से दिखाई देगा आपको बुक में अक्सर, या हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं कहीं आपको PM से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m और स्मॉल p, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल को PE से डिनोट किए थे अगर आपको याद हो। तो उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को PM से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को PE से, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को PM से डिनोट कर ले सकते हैं।
कैसे डिफाइन करेंगे, तो बिल्कुल जैसा वहां इलेक्ट्रोस्टैट में था, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज के मल्टीपल को, प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा था। तो यहाँ भी इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो एम ले रहे हैं एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स जिसको कि मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 12। अब ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर साइन से दिखाइएगा। जो 12 मैग्नेटिक लेंथ है उसको भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल उसका डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल चलेगा। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ पीएम और 12 दोनों सेम रहता है, इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ पीएम देखिए, तो पोल स्ट्रेंथ के लिए तो एम्पियर मीटर हो गया, और ये 2m जो है उसके लिए तो मीटर हो गया, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर आपका डायरेक्शन बनेगा, है ना, उस 12 वेक्टर का भी पीएम वेक्टर का भी, और लिखना है m इंटू 12 इस तरह से। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखिएगा तो m इंटू 12 आप समझ सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक बातें हैं, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको आगे दिखाई देगा, बार बार ये टर्म रिपीट होगा, सो अच्छे से यहाँ तक कवर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन डिफरेंट केसेस। पीएम की वैल्यू हम लोग डिफरेंट केसेस में फाइंड करना चाहते हैं। जैसे एक केस हो गया, इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीस में काटना है, इन सच ए वे सच दैट द लेंथ ऑफ ईच पीस बिकम्स हाफ। ईच पीस जो आपने कटा उसका लेंथ आधा हो जाए, मतलब लेंथ इस तरह से कट करेंगे आप, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कट किया, ये आधा लेंथ, ये वाला ये बन गया, ये वाला ये बन गया। तो इस केस में क्या होता है कि देखिए, चूंकि पोल स्ट्रेंथ m जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है आपका, इसलिए पोल स्ट्रेंथ पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी माइनस m यहाँ पर था। और क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, जब भी ये कट होगा तो ये छोटा सा डायपोल फिर से बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल अपने आप क्रिएट हो जाएगा और इधर साउथ पोल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप कितना भी इसको कट कर लो छोटा छोटा, दोनों पोल हमेशा साथ में ही आपको मिलेंगे। तो माइनस एम इसका हो गया स्ट्रेंथ, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ प्लस एम जनरेट हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये प्लस एम था, यहाँ पे माइनस एम जनरेट हो जाता है। इसके बेसिक डिटेल्स को हम लोग चाहे तो डोमेन के लेक्चर में पढ़ सकते हैं, जो आगे आएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम डील करेंगे तो उसमें डोमेन शब्द की चर्चा होगी, और वहाँ जब उसको अच्छे से पढ़िएगा तब आपको ये फेनोमेनन भी क्लियर हो जाएगा। खैर, तो अभी यही जानिए कि जो अभी दोनों पोल के बीच का लेंथ था 12, अब वो बन गया यहाँ पर L, इस तरह से देख सकते हैं। और पोल स्ट्रेंथ जो पहले की m थी वो अभी भी m ही रहेगी। तो पहले का जो डायपोल मोमेंट था वो m इंटू 12 था, बाद का डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा P2 फॉर ईच, एक के लिए निकाल रहे हैं, तो m इसका स्ट्रेंथ और इंटू इनके बीच का लेंथ जो कि L हो जाएगा। पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो P1/2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आप इस तरह से मैग्नेट को कट करोगे तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आधी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप दूसरे केस में, अगर आपकी कटिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो, लेंथ वाइज हो, मतलब इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस सच दैट द विड्थ ऑफ ईच पीस बिकम्स हाफ, विड्थ ही आधी हो जाए, ये देखिए विड्थ आधी हो गई। आपने अगर ऐसे कट किया, ऊपर का सेक्शन यहाँ पे, नीचे का सेक्शन यहाँ पे, तो चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका हाफ हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ भी आपका हाफ हो जाएगा। ये वाला -m/2 और ये वाला +m/2, इधर भी नीचे -m/2 +m/2 इस तरह से जनरेट होगा। इसका भी जब आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो P2 की वैल्यू, एक स्ट्रेंथ लिखेंगे m/2 और लेंथ वही 12 हो जाएगा, कट के m × L, मतलब पहले का P1/2, चूंकि P1 अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस केस में जो P1 शुरू का था m × 12 वही यहाँ भी रहेगा m × 12, तो इसके रिस्पेक्ट में ये P1/2 हाफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आफ्टर कटिंग द magnetic dipole moment value for both the cases becomes half for each cut section। ठीक है, तो दोनों ही केस में चाहे आप इस तरह से वर्टिकल कट करो या हॉरिजॉन्टल कट करो, जो नया डायपोल मोमेंट बनेगा ईच सेक्शन के लिए वो पुराने वाले का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। अब इसी तरह से आगे और देखिए और समझिए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अच्छे से, इफ द बार मैग्नेट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, कभी कभी आपको ऐसा देगा कि कोई एक बार मैग्नेट था, पोल स्ट्रेंथ इसके -m + m, मैग्नीट्यूड में m, साउथ पोल नॉर्थ पोल, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 12 है ना, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट 12 ऐसे भी बोल सकता है वो,
सो P1 बिकम्स, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलेगा इनिशियली P1 कह रहे हैं उसको, m×12 निकल जाएगा। कहता है इसी को आपने एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया ऐसे, तो फिर इसका नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पुराने के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा 2/π टाइम्स। कैसे, तो देखिए अब पोल यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे करके बेंड हो गया है, तो ये सेमी सर्किल है, मतलब आधा रेडियस आधा सर्किल, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वो डायमीटर के बराबर हो जाएगी 2r। ठीक है, तो ये 2r हो गया, और ये 2r की जो लेंथ होगी r का हम लोग निकालना पड़ेगा इस 12 के रिस्पेक्ट में। ये जो 12 है ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा ना, मतलब πr हो जाएगा। सो दिस 12 लेंथ इज πr, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा πr, क्योंकि आधा सर्किल का लेंथ πr होता है। सो r बिकम्स 12/π। तो आपका जो यहाँ पे P2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m इंटू ये लेंथ 2r आएगा, है ना, दोनों पोल के बीच का हमको देखना है मिनिमम डिस्टेंस, तो सीधा सीधा लेके चलेंगे, तो m इंटू 2 और r की वैल्यू 12/π रख देना है। तो फिर अब ये क्या बन गया, देखिए m इंटू 12 को पहले से क्या कहते थे, P1 कहते थे, है ना, m इंटू 12 को P1 कहते थे, तो m इंटू 12 को P1 कह दीजिए, बाकी क्या बच गया 2 और पाई, तो 2/π रह गया। तो इसका मतलब P2 बिकम्स 2 टाइम्स P1/π, तो 2/π टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, ऐसे भी दे सकता है, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, उनको आपने ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे रख दिया। साउथ से नॉर्थ इसका डायरेक्शन इधर हो गया, साउथ से नॉर्थ इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो क्या देखते हैं हम लोग, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। PM मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ, PM मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ, और चूंकि दोनों इक्वल थे, एक जैसे थे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर के सम की तरह आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो ये बीच में एकदम से PM√2 45 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट चला जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका। और अगर मान लीजिए डिफरेंट होते, एक होता P1 का एक होता P2 का, तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री तो है, तो √P1² + P2², सो सिंपल, तो वही चीज़ है। और यहाँ PM की वैल्यू आप m×12 बता सकते हैं इस हिसाब से। ये वाला केस देख लीजिए, ये जनरल केस है, व्हेन 2 बार मैग्नेट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर विथ एंगल थीटा। कभी इस तरह का हो, तो जैसे वेक्टर में सम करते थे आप वैसे ही करेंगे, एक का डायपोल मोमेंट P1 है, दूसरे का P2 है, तो रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा, तो जैसे वेक्टर सम करते थे वैसे ही करना है, रिजल्टेंट इज √P1² + P2² + 2P1P2 cos थीटा। ठीक है, इस वाले पे पुट कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है आपको, वेक्टर सम जैसा आप निकालते थे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कर सकते हैं। बिल्कुल यही सारा काम आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में किया होगा, तो उसी तरह का सिमिलर प्रोसीजर यहाँ भी है और आगे भी आता रहेगा, तो देखते जाइए। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके इसको लिखना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। देखिए करंट कैरिंग कॉइल जो कोई भी होता है, तो ये भी बिल्कुल एक मैग्नेटिक बार की तरह वर्क करता है, तो इसका भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलेगा, जिसकी वैल्यू आपको ये क्या याद रखनी है, NIA, PM = NIA। ठीक है, N हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A हो जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल, और I हो जाएगा करंट इन द कॉइल। आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था कि इसका यूनिट तो होता ही है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इस हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन देखिए कि कॉइल में अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो फॉर क्लॉकवाइज करंट आपको ये परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन हो जाएगा, क्रॉस वाला आ जाएगा, मतलब कि इनसाइड इनटू द प्लेन और क्रॉस नेचर का। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए। अच्छा, ये S और N क्यों लिखा हुआ है, इसको देखिए, अगर जैसे यहाँ आपने क्लॉकवाइज करंट दिखाया, तो आप S लिखिए, यहाँ एरो बनाइए, तो देखिए मैच कर रहा है ना, जैसा डायरेक्शन है वैसा ही डायरेक्शन में ऐसे करके मैच कर रहा है। और ये वाला जैसे एंटी क्लॉक है, तो N लिखिए, N में देखिए आपका एरो इस तरह से बन जाएगा, तो मैच करेगा। तो ये ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉइल इस तरह का है जिसमें क्लॉकवाइज करंट चल रहा हो, तो जो सामने वाला सामने वाला एक बोर्ड के बाहर आएगा फेस, एक बोर्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के बाहर जो होगा वो बार मैग्नेट का साउथ पोल इंडिकेट करेगा, इक्विवेलेंट टू साउथ पोल। ओके, और उसके बाद जो उस तरफ जाएगा बोर्ड के अंदर में, उधर नॉर्थ पोल हो जाएगा।
एंटी क्लॉकवाइज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, बाहर को निकलेगी। तो जहां बाहर को निकलता है तो यहाँ पर का जो एरिया होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो अंदर वाला हो जाएगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ट्रिक के रूप में हमको समझना चाहिए। क्लॉकवाइज है तो एस लिखिएगा तो उस तरह से वो दिखाई देगा, मतलब बाहर की तरफ साउथ पोल और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। ठीक है, और अगर ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ नॉर्थ पोल, अंदर की तरफ साउथ पोल। क्योंकि यहाँ पर भी वही स्क्रू रूल काम करता है, आपको एक परपेंडिकुलरली स्क्रू रखना है और जो करंट है उसके डायरेक्शन में आपको घुमाना है। घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा, जिधर एडवांसमेंट होगा उधर नॉर्थ पोल होगा, तो अंदर की तरफ तो उस साइड में नॉर्थ पोल, तो इस साइड में साउथ पोल। और उसी तरह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बाहर की ओर आएगा तो बाहर की तरफ नॉर्थ पोल और अंदर की तरफ साउथ पोल। तो ये ध्यान में रखना है। तो कोई भी आपका इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल हो या आपका एक सोलेनॉइड हो तो ये बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो इसका पोल्स किधर होगा तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में आप पढ़े हैं कि अंदर में जो होगा यहाँ इस तरह से ये क्रॉस नेचर का होगा, मतलब इनटू दी प्लेन जाएगा। तो अंदर की तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जो निकलेगा तो उधर नॉर्थ होगा, और इधर से वो घुस रहा है तो साउथ से इधर एंट्री हो रही है, तो बाहर साउथ, और इसमें ऐसे करोगे तो बाहर को निकलेगा। तो नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलता है तो बाहर का जो जो पोर्शन होगा उसमें नॉर्थ की तरफ बिहेवियर होगा। वैल्यू की बात करेंगे तो NIA हमेशा याद रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होगा, जो जो एरिया का जो भी शेप होगा यहाँ पर उस पर PM डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द क्वाइल। अगर ये क्वाइल का शेप आपने रेक्टेंगुलर भी बनाया हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा भी अगर इतना ही एरिया का आपने बना दिया है तो भी आपका PM वैल्यू इतना ही होगा। ठीक है, शेप पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी बात को लिख दिया गया है, ए करंट कैरिंग क्वाइल एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ PM दैट बार मैग्नेट जो की तरह वो लगा, तो बार मैग्नेट का चूंकि PM वैल्यू होता है इसलिए इसका भी PM वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, NIA। एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल अकॉर्डिंग टू व्हिच ए स्क्रू इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप रोटेट करिए, बाय डूइंग सो द एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ PM। इस केस में जैसा करंट है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इसमें जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये दोनों में से किसी एक तरफ से रोटेशन होगा, या तो ऐसे करंट चलेगा या तो ऐसे करेगा, और उसके बाद जो एडवांसमेंट आएगा वही आपका डायरेक्शन ऑफ PM हो जाएगा। और जिधर डायरेक्शन ऑफ PM हो जाएगा उधर याद रखिएगा उस तरफ नॉर्थ पोल की तरह आप इंडिकेट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरह इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस पर और डिटेल में चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, अभी इसको बेसिक जानकारी के रूप में इतना तक आप समझ के नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए। पहला कहता है दी लेंथ ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर, मतलब एक मैग्नेट हो गया, इज L। मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर मतलब कोई एक मैग्नेट है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज M से डिनोट कर रहा है। कहता है इट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ L, इसको कैपिटल L के शेप में आपने बेंट किया है। ठीक है, कैपिटल L के शेप में बेंट किया हुआ है विथ टू साइड्स इक्वल। तो L में तो दो साइड्स होते ही हैं, तो दोनों साइड आपने कहा कि इक्वल हो गया। व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, तो कहता है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो वो मैग्नेटिक वायर था इस तरह से था, L लेंथ का था, और एक तरफ इसका नॉर्थ पोल रहा होगा, एक तरफ साउथ पोल रहा होगा। अब आपने इसको क्या किया, L के शेप में बेंड कर दिया, तो इसका मतलब आपने इसको ऐसा कुछ बना दिया, दोनों साइड्स इक्वल लेंथ के रह गए, तो ऐसा कुछ हो गया। ये लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ भी इक्वल, तो होगी कितनी ये लेंथ, L/2, आधी आधी लेंथ हो जाएगी ऐसे। तो एक पोल यहाँ आ गया, एक पोल यहाँ पर आ गया, तो ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये मान लीजिए साउथ हो गया। अब आपको कहता है कि नया मैग्नेटिक मोमेंट हमको बताइए, व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जो पुराना वाला था M, अब मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ इनका M था, तो दिस स्मॉल m इंटू L कहलाएगा लेंथ। ठीक है, ये पहले की वैल्यू थी, अब नई वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो नई वैल्यू जो हमें आएगी, मान लीजिए M डैश, तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो चेंज होने वाला नहीं बेंडिंग से, तो जो भी M था वो रहेगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी। तो ये L/2 तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के हिसाब से है, तो L/2 इंटू √2। ठीक है, उसको यहाँ रख दीजिए, तो L/2 इंटू √2 कैलकुलेशन करेंगे, क्या बनेगा, ml/√2 एक बार कटेगा बचेगा। और ml जो था वो पुराना वाला m था, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल M/√2, हो गया आंसर। ठीक है, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है।
न्यू मैग्नेटिक मोमेंट पुराने वाले का √2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12, उसी तरह से एक थिन बार मैग्नेट है 12 लेंथ का है, उसको कहता है आपने बेंड कर दिया है एट द मिड पॉइंट से आपने बेंड कर दिया, सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो उनके बीच का एंगल बना दिया आपने 60 डिग्री। अभी क्या हो गया, मिड पॉइंट से इसको भी आपने बेंड किया था, एंगल बिटवीन देम वाज 90 डिग्री, अभी इस केस में हो गया 60 डिग्री। तो वही चीज है, सेम जो मैग्नेट आपके पास पहले से था, अब आपने उसको क्या किया, बेंड कर दिया इस तरह से, तो ये 60 डिग्री पर आपने बेंडिंग कर दी। ओके, इसका इनिशियल लेंथ कहता है कि ये 12 था। The thin bar magnet of length 12 is bent at the midpoint so that the angle between them is 60 degree. Find the new length of the magnet. मैग्नेट का न्यू लेंथ कहने का मतलब दोनों पोल के बीच की दूरी, मैग्नेट का न्यू लेंथ मतलब पोल के बीच की दूरी। तो नो प्रॉब्लम, आपका ये 12 था, बीच से बेंड हुआ है, तो इधर भी L होगा और इधर भी L होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका होगा, क्योंकि देखिए 60 डिग्री है, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ और यहाँ के भी जो एंगल्स आपके बनेंगे वो भी क्या होंगे, 60 हो जाएंगे। देखिए गौर से, क्योंकि ये L और L हो गए तो बेस पर के एंगल्स इक्वल होंगे ना, और बराबर बराबर होंगे, तीनों को मिलके 180 होना है। ये 60 था तो ये दोनों मिलके 120 और बराबर बराबर तो 60। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, L ही रह जाएगी। तो इसलिए आपका न्यू लेंथ वो मैग्नेटिक लेंथ ही है, मतलब कि मैग्नेटिक लेंथ मतलब दोनों पोल के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, L ही रह जाएगी। तो L आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आसान आसान सवाल रहता है, जरा से इसको पढ़िए। टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ्स इन द रेशियो 1:3, ठीक है। दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनके पोल स्ट्रेंथ आपको दिए हुए हैं 1:3 के रेशियो में, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। एक M है तो एक 3M है, और उनको मान लीजिए आपने 1 मीटर अपार्ट प्लेस किया हुआ है। फाइंड द पॉइंट वेयर ए यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज टू पोल्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैट की तरह है कि एक चार्ज Q, दूसरा 3 टाइम्स Q, और बीच में आपको 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपने रखा है, और बीच में कहीं पर एक ऐसा आपको पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, है ना। इस टाइप का काम करेंगे। तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट लीजिए, फिर मैं बना देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आई होप कि आपने किया होगा। तो देखिए वही बात, एक तरफ M तो एक तरफ 3M रख दिया, 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया। कहता है कि बीच में कहीं पर एक पॉइंट बताइए जहां यूनिट पोल रखने पर उसको कोई फोर्स न लगे, मतलब वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाना चाहिए 0। इसका मतलब जितना M का इफेक्ट यहाँ पर आएगा उतना ही 3M का इफेक्ट आना चाहिए, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। क्योंकि ये भी M था नॉर्थ पोल और यहाँ भी नॉर्थ ही रखना है, तो यहाँ पर ये इधर आपका फील्ड का नॉर्थ में क्या बताया था, अवे, तो स्मॉल M की वजह से इधर अवे लगेगा, 3M की वजह से इधर अवे लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए मैथमेटिकली जो भी फील्ड ड्यू टू स्मॉल m विल बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू 3m, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा, बी नेट 0 हो जाएगा, तो फोर्स नहीं लगेगा। सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू m बाई एक्स स्क्वायर, ये दूरी आपने x मान ली, ये दूरी अपने आप 1 - x हो गया, तो टोटल दूरी 1 मीटर था। तो बस उसी तरह से आप कैंसिलेशन कर दीजिए, और जो बचा उसको सॉल्व करिए। 1 - x का होल स्क्वायर इधर ले आइए बाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा था 3, और ये स्क्वायर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करके इधर डाल दीजिए, तो रूट हो गया √3 1 - x बाई एक्स, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 - x √3x, और उसके बाद x को इधर ले गए तो √3x प्लस x बन जाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 1। x कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 इक्वल टू 1, सो x बिकम्स 1/1 + √3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ से इतनी दूरी पर, स्मॉल m से इतनी दूरी पर आप वो जो भी आप यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पोल रखते हैं, किसी भी स्ट्रेंथ का रखते हैं, तो उसको कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि नेट फील्ड ही वहाँ पर 0 हो गया है ना। तो इस तरह के सवालों को आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ऑल राइट बच्चों, तो आपने आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार आपको खुद से भी करने हैं, तो आपने कर लोगे इसको। और ये छोटी सी बात कभी कभी बच्चा लोग पूछ देता है कि सर CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, इसको भी डिस्कस कर दीजिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब होगा बच्चे कि क्या होगा, गॉस कहते हैं, ऑस्टेड भी इसी का नाम है, दोनों साइंटिस्ट के नाम है। तो गॉस के सम्मान में गॉस कहा गया, ऑस्टेड के सम्मान में भी इसी को ऑस्टेड कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इन CGS सिस्टम। और मैक्सवेल के सम्मान में भी यहाँ पे मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सभी जो हो गए किसके हो गए,
CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ठीक है। और SI सिस्टम में आपको बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला बोलते हैं उसको, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला, अगर उसके गॉस के साथ रिलेशन देखिएगा तो 10⁴ गॉस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है SI सिस्टम में टेस्ला, काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूनिट है, और गॉस जो है इससे 10,000 गुना छोटा है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 1 गॉस के बराबर होता है, इसलिए वो इतना कमज़ोर है कि नॉर्मल मैग्नेटिक सबस्टांसेस उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग जो मैग्नेटिक बार को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इतना प्रभावित जरूर हो जाता है कि अपने आप को नॉर्थ साउथ में हमेशा अलाइन करके रखता है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में और आगे बात होगी ही। तो यहाँ तक तो आपका जो भी बेसिक लेक्चर था उसके आधार पर आपके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे डायपोल मोमेंट के, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो सब आपने देखा। इसको अच्छे से कवर करके रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक बार की वजह से, है ना, या मैग्नेटिक डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, और एक टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये सब चीज़ों को हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे जो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में सारी चीज़ें देखी थी, कि जैसे आपने उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था, उसको फिर रोटेट करते थे, टॉर्क लगता था, SHM की कंडीशंस आते थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मैग्नेटिक फॉर्म में रिपीट होगी। तो बेहतर होगा कि एक बार आप जरा उसको भी देख लें, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके केस को स्टडी कर लें, तो यहाँ पर की स्टडी आपको सिमिलर मिलेगी, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को भी देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, परमानेंट मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 4 में। तब तक यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।